सौरभ जी, इंडस्ट्री की उम्मीदें तो बहुत हैं। आपके नजरिए से इस बार बजट से रियल एस्टेट की सबसे बड़ी उम्मीद क्या है? देखिए, मेरे को लगता है कि रियल एस्टेट ने पिछले 2-3 साल में काफी अच्छा करा है। और अगर ये मोमेंटम हमको कंटिन्यू करना है तो थोड़ा एफोर्डेबिलिटी की तरफ ध्यान देना काफी इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू मेक श्योर कि प्राइसेस इतने ज्यादा ना बढ़ जाएं कि कंज्यूमर उन्हें अफोर्ड ही नहीं कर पाए। तो आई थिंक थोड़ा सा इसमें इम्पॉर्टेंट है कि हम देखें कि किस तरीके से हम लोग मेक श्योर कर सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में थोड़ा, अगर जैसे कि अगर जीएसटी इतना हाई है कुछ कुछ आइटम्स पे, उसमें थोड़ा अगर रियायत मिले या फिर इंडस्ट्री स्टेटस मिले जिससे कि बोरोइंग कॉस्ट थोड़ी कम हो, तो एंड कंज्यूमर के लिए प्राइस थोड़ा बेटर हो सकता है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर प्राइस इस साल बहुत ज्यादा बढ़ा तो कंज्यूमर मार्केट से बाहर जा सकते हैं, अफोर्डेबिलिटी लिमिट के बाहर हो सकता है। और इसके अलावा जो मेरे को एक चीज दिखती है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे भी बहुत ज्यादा डिमांड है अफोर्डेबल हाउसेस के लिए, 60 लाख 50-60 लाख के नीचे वाले हाउसेस के लिए। बट उनके लिए सप्लाई नहीं है। तो आई थिंक वो सप्लाई लानी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके लिए जो भी अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए इंसेंटिवाइजेशन करना है, वो काफी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि काफी लार्ज कस्टमर बेस है जो कि इस प्राइस लिमिट में खरीदना चाहता है, लेकिन उसमें नया डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ज़्यादातर डेवलपर्स अब 1 करोड़ के ऊपर का डेवलपमेंट करने लगे हैं। एंड ये जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास कस्टमर है, इसके पास ऑप्शंस नहीं है। तो आई थिंक वहाँ पे ऑप्शंस खोलना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो वापस सेक्शन 80 आईबीए लाने की ज़रूरत है कि डेवलपर को टैक्स प्रॉफिट में टैक्स रिबेट मिले। मुझे तो ये भी लगता है कि जो 45 लाख का लिमिट है अफोर्डेबल का, वो काफी चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले 10 साल में प्राइसेस तो 2 से 3 टाइम्स हो गए हैं अपनी सिटीज में, लेकिन ये 45 लाख का लिमिट इतने दिनों से सेम ही चल रहा है। तो उसे चेंज भी करने की जरूरत है जिससे कि अफोर्डेबल हाउसिंग को एक बूस्ट मिल सके। तो मेरे को लगता है कि ये काफी इंपॉर्टेंट है बाय सेल के नजरिए से। सौरभ जी, आपके पास आएंगे। रवि जी ने अहम बात कही है। डेटा ट्रांसपेरेंसी के मामले में रियल्टी सेक्टर बहुत पीछे है। भले ही रेरा में क्वार्टर रिपोर्ट देनी होती है, लेकिन बिल्डर इसे भी गंभीरता से नहीं लेते हैं। हाल में रेरा ने करीब 2000 प्रोजेक्ट को महारेरा ने करीब 2000 प्रोजेक्ट को सस्पेंड कर दिया है। तो डेटा अवेलेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए बजट में ऐसे क्या ऐलान की आप उम्मीद कर रहे हैं जो होना ही चाहिए? ठीक है, ऐसा नहीं है कि डेटा बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जितना भी लॉन्च डेटा है वो सब रेरा पे अवेलेबल है। तो आपको मालूम है कि कौन से मंथ में क्या लॉन्च हो रहा है, कितनी यूनिट्स लॉन्च हो रही हैं, वो सारा डेटा अवेलेबल है। और अभी तो बहुत सारे रियल एस्टेट डेवलपर्स लिस्टेड डेवलपर्स हैं, तो उनकी क्वार्टरली रिपोर्ट भी अवेलेबल है। तो अगर उसे भी कंसोलिडेट करें तो काफ़ी हद तक आपको इंडिकेशन मिलेगा कि सेक्टर किस तरफ जा रहा है। तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि एकदम ही डेटा अवेलेबल नहीं है। और जैसे कि हमारा प्लेटफॉर्म ऑल्दो अगेन कि शायद वो 10-15% ऑफ द मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, बट वहां से भी इंडिकेटर मिलता है बिल्कुल। कि किस तरफ मार्केट का रुझान किस तरफ है। तो आई थिंक डेटा उस तरीके से है, बट वी कैन ट्राई एंड ब्रिंग मोर डेटा कि सारे डेवलपर्स को शायद रिपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो लिस्टेड है अनलिस्टेड हैं, कि कितना सेल हुआ है उनका लास्ट क्वार्टर में। एंड वो सारा कंसोलिडेट करके रेरा की वेबसाइट पे आ सकता है जिससे कि आइडिया मिले कि क्या हो रहा है। बट जिस तरह का मैं देख रहा हूँ कि इतना ज्यादा अभी कंसोलिडेशन हो गया है कि अगर हम लिस्टेड डेवलपर्स का डेटा ही इंटीग्रेट करें, उससे हमें काफी ज्यादा आइडिया मिल जाता है कि क्या हो रहा है। एंड सिटी वाइज भी वो डेटा मिल जाता है कि कैसा चल रहा है। सौरभ जी, एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहेंगे। हम जो देखते हैं कि एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि रियल एस्टेट के एक सेगमेंट को आधार बनाकर यह कहा जाता है कि रियल एस्टेट बहुत अच्छा चल रहा है। अगर लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी को छोड़ दें तो बाकी लोअर मिड और अफोर्डेबल हाउसिंग में तस्वीर अलग है। बड़ा सवाल यह है कि रियल एस्टेट इंफ्रा का दर्जा तो मांग रहा है। मान लीजिए सरकार रियल एस्टेट सेक्टर को इंफ्रा का दर्जा दे भी देती है, तो जिस तरह की प्रैक्टिस है, जो इमेज है रियल एस्टेट की, उसको देखते हुए क्या इन्वेस्टर हाउसिंग को फंड करने में दिलचस्पी दिखाएंगे, आपको लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि दो चीजें सोचनी चाहिए। कि एक तो अगर इंडस्ट्री स्टेटस मिलेगा, बोरोइंग कॉस्ट कम होगी एंड शायद बायर को उससे फायदा होगा, क्योंकि अभी काफी हाई कॉस्ट पे अगर वो बोरोइंग कर रहे हैं तो वो पूरे का पूरा पास ऑन बायर को ही कर रहे हैं। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि देखिए, जो इन्वेस्टर है रियल एस्टेट में, वो काफी इन्वेस्टर्स ऐसा भी सोचते हैं कि हमें ये घर रेंट पे देना है आगे। तो रेंट वाला जो अगर पूरे का पूरा चीज है, उसमें अगर आप देखेंगे रेंटल यील्ड अभी भी काफी कम है इंडिया में। और उसमें अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है रेंटल के लिए,
तो उसको 2 ढाई 3% ही मिल रहा है, और वो सोच रहा है कि मैं ये क्यों करूं, क्योंकि अगर मैं कहीं भी और डालता हूं तो मेरे को इससे बेटर रिटर्न मिल सकता है। तो इसमें जो जो इस तरह के इन्वेस्टर्स है जो रेंट के लिए घर खरीद रहे हैं, उनको इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है। चाहे वो है कि आप सेकेंड हाउस के इन्वेस्टमेंट पे कोई टैक्स इंसेंटिव दे, जैसे कि जो पहले एग्जिस्ट करता था कि आपको लोन में बेनिफिट मिलता था अगर आपने सेकेंड हाउस लिया है, या फिर अगर आपकी रेंटल इनकम है उस पर कोई टैक्स इंसेंटिव दे। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अभी भी बहुत शॉर्टफॉल है रेंटल हाउसिंग की हमारी मेट्रो सिटीज में, और हमें वो जो शॉर्टफॉल है उसे उसे जो है हमें बिल्कुल। कवर करने की जरूरत है। और हम ये भी देखते हैं कि काफी लार्ज पैमाने पे बिल्कुल। घर अभी भी वेकेंट है। more than 1 crore हाउसेज आर लाइंग वेकेंट, जिनको लोग रेंट पे नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए भी चाहे वो पॉजिटिव इंसेंटिव देना है नेगेटिव इंसेंटिव देना है, बट वो जो इन्वेंट्री है उसको मार्केट में लाने की जरूरत है। मॉडल टेनेंसी एक्ट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास कर दिया है, स्टेट गवर्नमेंट्स को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, जिससे कि जो होम होम ओनर है वो फ्रीली घर दे सके बिना किसी दबाव के, सोच कि मेरा घर कहीं पे चला जाएगा। तो आई थिंक ये सब भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे समीकरण के, जिससे कि रेंटल हाउसिंग कैन इम्प्रूव।